Hello students, in this video we will learn about eigenvalue and eigenvector of a matrix. Then let us start. Let capital A be a square matrix of order of A is equal to n, and capital X is a column vector consisting of n variables x1, x2, xn. Then the equation Ax is equal to lambda x, where this lambda is any scalar that may be a real number or complex number. Then we see that this equation for all lambda x equal to 0 is a solution. But if there exists some lambda for which this equation has non-zero solution, then that value of lambda is called eigenvalue of the matrix A, and that non-zero solution is called eigenvector corresponding to that eigenvalue lambda. हमने क्या बताया आपको कि इस इक्वेशन का सभी लैम्डा के लिए x इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन है, चाहे लैम्डा कुछ भी लो x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा. लेकिन वो लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता हो, क्या मतलब कोई ऐसा x हो दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और वो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो वो लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो लैम्डा की वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू. और वो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला है वो कहलाता है उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर. तो क्या डेफिनेशन बनती है, आइए हम देखते हैं. डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है let A be a square matrix then a scalar lambda is said to be an eigenvalue or कैरेक्टरिस्टिक रूट. आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं. रूट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट्स a non-zero column vector capital X such that Ax is equal to lambda x, and this non-zero vector capital X is called an
आइगन वेक्टर of A corresponding to eigenvalue लैम्डा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, वो लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का मिले नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि कोई नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स ऐसा हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो वो कहलाएगा, वो वैल्यू कहलाएगी आइगन वैल्यू, और वो वेक्टर कहलाएगा उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट। लेट लैम्डा बी एनी आइगन वैल्यू of matrix A, then as by the definition of eigenvalue, the equation Ax is equal to lambda x has a non-zero solution। हमने अभी पढ़ा है कि जब लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये इक्वेशन रखेगी नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब आप देखते हैं इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन इजली राइट इट आई एक्स। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए आप आई एक्स कहीं के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नाउ दिस कैन बी रिटन इन द वे लाइक दिस, A minus lambda I capital X equal to 0, which is, you see, it is a homogeneous linear equation and it has a non-zero solution. So it becomes, which is a homogeneous equation homogeneous linear equation with and having non-zero solution। तो इस तरह से देखा आपने, हमारी जो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसने रखा नॉन जीरो। वी नो दैट a homogeneous linear equation has non-zero solution when the rank of its coefficient matrix, that is rank of A minus lambda I, is less than number of unknowns, that is equal to n. N means number of unknowns और वेरिएबल। ये हमने पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 है तो उसके साथ दो केस होते हैं, या तो वो रखती है केवल जीरो सॉल्यूशन या रखती है फिर वो नॉन जीरो सॉल्यूशन भी रखती है। और आपने पढ़ा था कि जीरो सॉल्यूशन कब रखती है, जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो। और नॉन जीरो रखती है आपके पास में जब रैंक ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। अब हम देखते हैं हमारी होमोजीनियस इक्वेशन नॉन जीरो सॉल्यूशन रखती है, तो इस कंडीशन से हमें ज्ञात होता है कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, चूंकि ये है हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज लेस देन एन। नाउ वी सी that A is a square matrix of order n, so A minus lambda I is also a square matrix of order n। अब ये हो गई एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n और इसकी रैंक n से कम है। तो जब इसकी रैंक n से कम है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक all minors means all determinants of order n is equal to 0। all minor
माइनस मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n आर इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जितनी भी n ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है वो क्या होगी, 0। लेकिन आप देखते हैं ये तो n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर तो एक ही डिटर्मिनेंट बनेगी n ऑर्डर की जो खुद इस मैट्रिक्स की होगी। तो क्या कंडीशन बनती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, इसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं इसके रूट आते हैं वो कहलाते हैं आइगन वैल्यू या आइगन वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स विच गिव्स आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ये हम बनाएंगे और इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वही आ जाएगी आपके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब हमें हर एक आइगन वैल्यू के लिए निकालने हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या है, आप देखते हैं इस इक्वेशन का आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आइगन वेक्टर बन जाते हैं, आइगन वेक्टर आर नथिंग बट नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, इसे सोल्व करके हम निकाल लेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो वो आ जाएगा हमारा लैम्डा आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर। और कैसे सोल्व करते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को, वो सब आप जानते हैं कि हम इसको बदल लेते हैं एक्लन फॉर्म में, और एक्लन फॉर्म को में बदलकर उसको लिख लेते हैं हम रिड्यूस्ड इक्वेशन। रिड्यूस्ड इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लेते हैं हम अपना नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आइए। Let us take some example to illustrate eigenvalue and eigenvector, the process of finding the eigenvalue and eigenvector of given matrices. तो first of all, let us recall, हमें यहां पर दो चीज याद रखनी है जब हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैसे लिखी जाती है किसी मैट्रिक्स ए के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर। लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो भी आती है, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। अब हमको हर एक आइगन वैल्यू के लिए क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आप जानते हैं इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है, वो कहलाता है आइगन वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक टाइप का फॉर्मूला हो गया आइगन वेक्टर निकालने का। तो हम इसमें लैम्डा की वैल्यू पहले लैम्डा 1 रखेंगे, अपनी इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदलेंगे, एक्लन फॉर्म में बदल के फिर लिखेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन, उनसे निकाल लेंगे हम नॉन जीरो सॉल्यूशन कैपिटल एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास आइगन वेक्टर। तो समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये प्रोसेस था, आपका प्रोसीजर था। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 01, आइए यहां पर हम मैट्रिक्स लेते हैं। कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स 5 4 1 2। तो बनाई हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैसे बनती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कैसे बनेगा, ए की जो डायगोनल है, डायगोनल में से हर एक एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बन जाता है ए माइनस लैम्डा आई। आप चाहे तो इसको एक और देख भी सकते हैं, कैसे, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू हो गया ए मीन्स 5 4 1 2 माइनस लैम्डा I means 1 0 0 1। नाउ अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पाते हैं लैम्डा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाता है 5 माइनस लैम्डा 4। लैम्डा यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4 में से होगा तो 4
तो यहाँ पर लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा 1, यहाँ पर लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से सब्ट्रैक्ट होगा 2 माइनस लैम्डा। तो इस तरह से आप देखते हैं ए माइनस लैम्डा आई। तो आपको सीधा सा क्या करना है, आपको सीधा सा काम करना है कि आपको अपने ए के डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई। तो क्या बना है, 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू निकाली तो वैल्यू आ गई इस डिटर्मिनेंट की आपके पास 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपने मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो आप देखते हैं यहाँ माइनस लैम्डा होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसे सोल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वो होंगे हमारी आइगन वैल्यू। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज इसके फैक्टर हो गए लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 6 that is equal to 0. Therefore lambda is equal to 1 and lambda is equal 1 and 6। तो इस तरह से ये दो आ गई हमारी इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। अब हम निकालते हैं इन आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने यहां पर हेडिंग डाली, नाउ आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो आइए कैसे करते हैं, आइए हमने अभी बताया आपको आइगन वेक्टर कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि ये इक्वेशन है मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इसका नॉन जीरो सोल्यूशन ही क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर क्या। तो हमें जिस लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर निकालना होगा वो लैम्डा की वैल्यू हम यहां रखेंगे। ये बन जाएगी मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म। इसे हम रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में। तो आइए हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो हम इसमें क्या रखते हैं, लैम्डा की जगह 1 रखते हैं। तो क्या बन जाता है, a माइनस 1 आई मैट्रिक्स x इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं x क्या मानते हैं, आइए देखो यहां पर लेट कैपिटल X इक्वल टू एक्स वाई। इसमें दो वेरिएबल होंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है। यदि 3 ऑर्डर की होती तो इसमें 3 वेरिएबल होते, 4 ऑर्डर की होती तो यहां पर 4 वेरिएबल होते। तो हमने देखा कि लेट x इक्वल टू दिस बी एन आइगन वेक्टर, हम ये मानकर चल दिए आइगन वेक्टर। देन a माइनस 1 आई मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। ये क्या बनती है, आइए इसको देखते हैं। दिस इज इक्वल टू a माइनस 1 आई। a माइनस लैम्डा आई कैसे बनती है, a के जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा घटाते थे, यहां लैम्डा क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम यहीं पर ऊपर जो हमने a माइनस लैम्डा आई बनाई थी, ये a माइनस लैम्डा आई ये बनाई थी, इसी में लैम्डा की जगह 1 रख देते हैं। 1 रख देते हैं तो ये बन जाएगा 4 4 1 1 एंड मैट्रिक्स बनेगी ये आपके पास में। आइए ये बन गया आपके पास में 4 4 1 1 एक्स वाई इक्वल टू 0 0 मीन्स 0 0। नाउ रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए पहले आप इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए इस रो को, तो ये बन जाएगा, या इसको ऊपर ले जाइए, इसको ट्रांसफर कर लीजिए रो को, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्लन फॉर्म में आप जानते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड किया आपने, r1 बाई 4 इंप्लाइज r1 1 1 1 1, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं आपको। 0 0, यहां पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, केवल ए में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाना है, तो आपने किया r2 माइनस r1 इंप्लाइज r2। तो ये बन गया आपके पास में 1 1 0 0 और यहां पर बना एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी, ये एक्लन फॉर्म हो गई। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखते हैं ये इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 हैं, तो दो एक वेरिएबल एक्सीड कर रहा है टू द नंबर ऑफ इक्वेशन। तो हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे अपने पास से, हमने लिया x इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू आ गया माइनस सी। तो इस तरह से देखा हमने, कैपिटल X इज इक्वल टू आ गया आपके पास में c माइनस सी। आप चाहे तो पूरे कॉलम वेक्टर से c बाहर ले सकते हैं, 1 माइनस 1
इस तरह से ये देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। अब हम देखते हैं कौन है इसका आइगन वेक्टर। ये x, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गई। तो हम देखते हैं कि जब यदि हम c को 0 रखें तो कैपिटल X इक्वल टू 0 हो जाता है, वो भी इसका सॉल्यूशन है। लेकिन आइगन वेक्टर क्या होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो यहां पर c की वैल्यू कोई भी आप रख दीजिए, जो भी इसका होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन वही होगा आइगन वेक्टर। जैसे c इक्वल टू 1 रखा तो 1 - 1 ये हो गया आइगन वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर। 2 रखा तो 2 - 2, 3 रखा 3 - 3। तो इस तरह से आपके इसके बहुत सारे आ गए आइगन वेक्टर। उनमें से आप देखते हैं कि c इक्वल टू 1 रखने पर जो आइगन वेक्टर आ रहा है 1 - 1, आप देखते हैं अन्य सभी आइगन वेक्टर इसी से जनरेट हो रहे हैं, इसी से मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहे हैं, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये होगा हमारा हो गया एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और सभी आइगन वेक्टर इसी को मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहे हैं। तो वो सभी आइगन वेक्टर मिलकर बनाते हैं एक आइगन स्पेस। इस आइगन वैल्यू के लिए क्या बनाते हैं? एक आइगन स्पेस। यदि हम यहां c की वैल्यू चेंज करते चले जाए, 0 छोड़कर, c को 0 नहीं रखना, क्योंकि 0 रखते ही क्या हो जाएगा? जीरो सॉल्यूशन बन जाएगा। और आइगन वेक्टर क्या होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। तो c को 0 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू यदि हम यहां रखते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं? इसके आइगन वेक्टर्स, बहुत सारे आइगन वेक्टर्स, और वो सब मिलकर बनाते हैं इस लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन स्पेस। Now, we see that all eigenvectors are generated by this eigenvector 1 - 1. So, taking c equal to 1, this is also an eigenvector, and this is only one linearly independent eigenvector. तो therefore हम इस तरह से लिख सकते हैं कि lambda equal to 1 के लिए 1 - 1 ये है is an linearly independent eigenvector। आइगन वेक्टर इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आइगन वैल्यू लेते हैं। दूसरी आइगन वैल्यू आपकी आई थी लैम्डा इक्वल टू 6। तो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 6, तो वो क्या होगा? फिर से हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू xy बी द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 6, देन द आइगन वेक्टर x is determined by this equation a minus 6i capital X equal to 0। अब हम a minus 6i हम लैम्डा की वैल्यू यहां पर रख देंगे, अब 6 रख देंगे लैम्डा की वैल्यू। तो ये बन जाएगा आपके पास में -1 4 एंड दिस इज 1 - 4। तो देन इट बिकम्स -1 4 एंड 1 - 4 xy इक्वल टू 0 0। नाउ रिड्यूस इट इनटू द एक्लन फॉर्म। तो यहां पर 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो ऑपरेशन लगाया R2 + R1 इंप्लाइज R2। तो इस तरह से ये बन गया आपके पास -1 4 0 0 xy इक्वल टू 0 0। ये एक्लन फॉर्म हो गई, रिड्यूस्ड इक्वेशन बन गई आपके पास -x + 4y इज इक्वल टू 0। ये फिर से एक इक्वेशन है आपके पास। यू हैव ओनली वन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल आपका ज्यादा हो रहा है, तो हमने एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज कर लिया। तो हमने चूज किया y को, हमने c चूज किया। तो x कितना हो गया आपके पास में? 4c एंड कैपिटल X इज इक्वल टू हो गया 4c c दैट इज इक्वल टू c 4 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया है c इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये हमें देगा ये आइगन वेक्टर्स। c नॉन जीरो, सभी c की नॉन जीरो वैल्यू क्या देगी हमें? आइगन वेक्टर। लेकिन इस सिमिलरली आप यहां देखते हैं कि ये जो आइगन वेक्टर है 4 1 विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 रख के ये आइगन वेक्टर हो गया, और सभी आइगन वेक्टर इसी से मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो इस तरह से लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कौन बन गया आपके पास में? यहाँ कॉलम वेक्टर 4 1। तो इस आइगन वैल्यू के लिए जो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आया वो क्या आया? 4 1। इसे आप किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएंगे इसी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर।
और इस तरह से हम निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट अस टेक एग्जांपल 2. A is a matrix of order 3, 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. Then we have to find its eigenvalue and eigenvector. So first of all we write down the characteristic equation. The characteristic equation is determinant A minus lambda I is equal to 0. डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई कैसे बनता है? a के डायगोनल एलिमेंट में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? लैम्डा. तो ये बन गई डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो डिटर्मिनेंट का यूजुअल प्रोसेस है निकालने का, आप जानते हैं. तो हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, तो डिटर्मिनेंट आ गई आपके पास में लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस इक्वेशन के फैक्टर कर लिए. फैक्टर करने के बाद हमें मिले लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0. तो लैम्डा इक्वल टू 8 2 2. देखिए यहाँ 3 आइगन वैल्यू आई है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की थी. ये 3 आइगन वैल्यू आई है, लेकिन ये 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसकी 2 डिफरेंट आइगन वैल्यू हो गई 8 एंड 2. अब हम 8 के लिए निकालेंगे आइगन वेक्टर. तो आइए 8 के लिए कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर. तो आइगन वेक्टर हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 8. तो कैसे निकालते हैं? अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया है कि हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, यहां 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो x y z ये एक आइगन वेक्टर है. देन हमारी इक्वेशन बन जाती है a माइनस 8i मैट्रिक्स कैपिटल X इज इक्वल टू 0. a माइनस 8i कैसे प्राप्त होगा? a के डायगोनल एलिमेंट में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में, जैसा कि आप ऊपर यहां देख सकते हैं, यही लैम्डा की जगह 8 रख देंगे, तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी ये बन जाएगी आपकी माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 minus 5 minus 1 2 minus 1 and this is minus 5 and this is x y z is equal to 0 0 0. Now we reduce this कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म. उसके लिए इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसके हेल्प से तो ऑपरेशन लगाएंगे. R2 माइनस R1 इंप्लाइज R2 एंड R3 प्लस R1 इंप्लाइज R3. देन ये मैट्रिक्स आपकी रिड्यूस हो गई माइनस 2 2 2 0 0 दिस माइनस 3 and this is minus 3 and minus 3. X y z this is equal to 0 0 0. Now अगेन इसकी हेल्प से हमें नीचे बनाना है 0 एकलन फॉर्म में बदलने के लिए, जिसका प्रोसेस आप जानते हो. तो इसकी हेल्प से नीचे 0 बनाना है, तो ऑपरेशन हो गया R3 माइनस R2 इंप्लाइज R3 एंड देन माइनस 2 2 0 माइनस 3 0 0 0. और ये बन गया आपके पास में x y z एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0. नाउ वी राइट डाउन द reduced equation. Then the reduced equations are आप minus 2x minus 2y plus 2z is equal to 0 minus 3y minus 3z is equal to 0. Again you see that you have two equations in 3 variable, therefore one variable is to be taken constant c. तो आपने इसमें से किसी एक को कांस्टेंट चुना, हमने z को कांस्टेंट चुना, z इज इक्वल टू c रखा इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस c. और जब हमने y और z की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखी, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में आपका 2c. तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2c y माइनस c z c आपने बाहर लिया 2
-1 तो हमने जैसा कि पहले एग्जाम्पल में पढ़ा है कि इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, c को 0 न लिया जाए तो ये मिल गया हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन। और हर एक नॉन जीरो सॉल्यूशन हमारा है इस आइगन वैल्यू 8 के लिए आइगन वेक्टर। लेकिन आप देखते हैं कि सभी आइगन वेक्टर जो हैं वो किससे जनरेट हो रहे हैं, इस वेक्टर से जनरेट हो रहे हैं। तो ये हो गया एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 8। तो हमें कितने मिले इंडिपेंडेंट, आपके पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गया हमको, आपका वो कौन है 2 -1 1, ये हो गया। केवल एक इंडिपेंडेंट मिलेगा। आप चाहे तो c को 2 रखकर 4 -2 2, वो भी एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिया जा सकता है। तो इस तरह से आप कांस्टेंट को यूनिट रखिए 1 और जो वेक्टर मिलता है वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब हम इसका दूसरा आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइए देखते हैं दूसरी इसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए वही हमने मान लिया कि x इक्वल टू XYZ आपका आइगन वेक्टर है। देन इक्वेशन बन गई आपकी a माइनस 2i मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। और ये कैसे प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी मैट्रिक्स a के डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या यहां पर लैम्डा की जगह 2 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 -2 2 और यहां पर -2 1 दैट इज -1, ये 2 -1 एंड दैट इज 1 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। अब आपको इसकी हेल्प से नीचे 0 बनानी है, तो चाहे तो पहले तो आप इसको यहां पर ले जा सकते हैं, फिर उसकी हेल्प से नीचे 0 बना सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपको इसकी हेल्प से इसे 0 बनानी है, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऑपरेशन बन गया आपके पास में R2 प्लस 1/2 R1 इंप्लाइज R2 और दूसरा ऑपरेशन बना R3 माइनस 1/2 R1 इंप्लाइज R3 और तब ये इक्वेशन बन गई, आप देख रहे हैं 4 -2 2 दैट इज 0 0 0 0 0 0 XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। यहीं पर बन गई आपकी एक्लन फॉर्म। आप देख रहे हैं यहीं पर बन गई एक्लन फॉर्म। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन हो गई आपके पास में 4x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में एक इक्वेशन है और 3 आपके वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को हम कांस्टेंट चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने x को मान लीजिए C1 लिया और y को या z को हमने C2 लिया, तो y इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास में 2C1 प्लस C2। आपके पास 2 वेरिएबल कांस्टेंट लेने, कोई से भी 2 ले सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए x को और y z को कांस्टेंट ले लिया कि जिससे y की वैल्यू इजीली डिटरमाइन। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। नाउ वी सी द सॉल्यूशन इज कैपिटल X इज इक्वल टू XYZ। x इज C1, y इज 2C1 प्लस C2 and z is C2. Now this can be written as 1C1 plus 0C2. This is 2C1 plus 1C2 and this is 0C1 plus 1C2. Now you can write it as C1 into 1 to 0 plus C2 into 0 1 1। आइए अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। आप देखते हैं यहां पर कि C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 0। यदि हम साइमल्टेनियसली दोनों को 0 ले लें तो x क्या हो जाता है, x बन जाता है आपके पास में 0 कि 0 सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम C1 C2 दोनों को साइमल्टेनियसली 0 न लेकर कुछ भी वैल्यू ले तो हमें क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन, और वही होगा हमारे पास में आइगन वेक्टर। लेकिन आप यहां पाते हैं कि जैसे हमने C1 को 1 लिया और C2 को 0 लिया तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाता है 1 2 0। ये तो ये भी एक आइगन वेक्टर है। दूसरा हम C2 को
x1 आ जाता है आपके पास में 1 2 0। इसी तरह से हम c1 को 0 ले और c2 को 1 ले तो x2 आ जाता है हमारे पास में 0 1 1। ये आपके पास में आ गई। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी तीसरा यदि हम आइगन वेक्टर बनाते हैं तो वो आइगन वेक्टर इन्हीं दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस केस में लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, एक ये हो गया और एक ये बन गया, और अन्य सभी आइगन वेक्टर इन्हीं दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे। इस तरह से देखिए, अब आप कुछ नोट कीजिए कि आइगन वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालने के लिए वैसे तो सभी आइगन वेक्टर, आप यहां 1 रख दीजिए, यहां 2 रख दीजिए, जो भी वेक्टर मिलेगा आपको प्राप्त होगा वो आइगन वेक्टर होगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और अन्य सभी वेक्टर इन्हीं दोनों से जनरेट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि जो वेक्टर का जो कांस्टेंट साथ में आता है, कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर ले लीजिए, वो होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इस तरह से आप किसी भी आइगन वैल्यू के लिए क्या निकाल सकते हैं? आइगन वेक्टर। यहां आपने देखा एक ही आइगन वैल्यू के लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपकी ये जो आइगन वैल्यू है जिसके लिए ये दो आइगन वेक्टर आए, वो आइगन वैल्यू आप देखते हैं रिपीट हो रही थी, वो 2 बार आई है। तो जब कोई आइगन वैल्यू रिपीट होती है, जैसे कि यहां पर 2, तो ये वैल्यू 2 कितनी बार आई है? 2 बार आई है। तो यहां हो सकता है कि 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आए, जरूरी नहीं है, एक भी आ सकता है, लेकिन 2 भी आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसी तरह से यदि कोई आइगन वैल्यू 3 बार रिपीट हो जाए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मोस्टली 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ सकते हैं। दैट इज नॉट कंपल्सरी। हो सकता है केवल 2 आए, हो सकता है केवल 1 आए। तो इस तरह से आपने देखा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को निकाला जा सकता है। तो आप इस तरह से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को निकालने के लिए मैं एक बार और आपको रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले लिखिए आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको आप सोल्व कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने के बाद उसे आप सोल्व, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर लीजिए आप, उससे आ जाएगी आइगन वैल्यू। फिर हर एक आइगन वैल्यू के लिए क्या निकालना है? आइगन वेक्टर। उसका also we can write down the characteristic equation of a given matrix directly. How? Let us have. Let we have a matrix A of order 3 and the matrix is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a matrix. Then we are going to learn how can we write its characteristic equation directly. The process is, this is a 3 order square matrix. Then its characteristic equation is, the characteristic equation is, it is a 3 order square matrix, so its characteristic equation will be of 3 degree. Therefore we write down directly starting from lambda cube minus trace of matrix A into lambda square plus sum of principal minor minors of order 2 into lambda minus determinant of A equal to 0. This is the characteristic equation for 3 order square matrix. Now let us see
लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस ऑफ ऑर्डर 2 into lambda minus determinant of A. Here you see the sign is changing alternatively, plus minus and so on. Now what is the trace of A? Trace of A is the sum of the diagonal elements. इसके diagonal elements का sum, that is A11 plus A22 plus A22 plus A33 एंड प्रिंसिपल माइनस का सम क्या हुआ आपके पास में? सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 के प्रिंसिपल माइनस कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल माइनस आइए देखते हैं. वो माइनर जिसका डायगोनल आपकी मैट्रिक्स के डायगोनल के अलोंग कोइंसाइड कर जाए. हल में देखिए हम कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल माइनस 2 ऑर्डर के. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे डायगोनल का पहला एलिमेंट है. इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम को हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया. तो जो शेष बचा, द रिमेनिंग एलिमेंट्स या रिमेनिंग जो इस मैट्रिक्स बची, उसका डिटर्मिनेंट पहला प्रिंसिपल माइनर हुआ आपके पास में. तो डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33 प्लस सेकेंड प्रिंसिपल माइनर. अब हम सेकेंड डायगोनल एलिमेंट पर आए. इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाला हमने कॉलम लेफ्ट कर दिया. तो बचता क्या है, उसकी हमने डिटर्मिनेंट निकाली, दैट इज A11, A13, A31, A33, A11, A13, A31, A33 प्लस द थर्ड एलिमेंट लिया हमने. इससे पास होने वाली रो और इससे पास होने वाले कॉलम को हमने यहाँ पर हाइड किया या इसको यहाँ से हमने ओमिट किया. तो जो हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज A11, A12, A21, A22. ये आ गया आपके पास में सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के जो प्रिंसिपल माइनस थे उनका सम. नेक्स्ट आ जाती है आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आप निकाल सकते हैं इसे की डिटर्मिनेंट. डायरेक्ट हम ये वैल्यू यहाँ पर रख कर क्या इसकी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम आपको ये शो कर सकते हैं. ये आपके पास में एक मैट्रिक्स लेते हैं. आइए एक एग्जांपल से मैट्रिक्स लिए हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की 2 2 1 1 3 1 1 2 2. तो आइए देखिए इसकी हम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो हम ये 3 ऑर्डर की है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से की, यहाँ लैम्डा क्यूब से माइनस यहाँ पर लिखा ट्रेस ऑफ ए यानी कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 + 3 + 2 2 + 3 + 2. देखिए कितनी जल्दी निकल सकती है, लैम्डा स्क्वायर प्लस नाउ सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स. पहला प्रिंसिपल माइनर बहुत तेजी से आप इसको कर सकते हैं. इस एलिमेंट से जाने वाली रो को और इसको हाइड कीजिए. 3 × 2 = 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस फिर इससे जाने वाले रो को हाइड कीजिए, दिस एंड दिस. 2 × 2 = 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस फिर इससे जाने वाली थर्ड एलिमेंट लीजिए आपने डायगोनल का. इससे जाने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए. 3 × 2 = 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड माइनस. अब इसकी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो. डिटर्मिनेंट भी आप बहुत तेजी से निकाल सकते हो. कैसे, 2 × 3 × 2. तो 2 × 3 × 2 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो 2 × 4 - 2 × 2 2 × 1 - 1 × 1. तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 × 2 × 1 - 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1. तो 1 × -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हो गई आपके पास में लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस
4 3 7, 7 plus 4 11, 11 lambda minus 2 4 ja 8, 8 minus 2 that is equal to 6, 6 minus 1 that is equal to 5, 5 is equal to 0. That's all. It is your characteristic equation. Similarly, for two order matrices, it is very easy to write down it. For if A is equal to A11, A12, A21, A22, then its characteristic equation is lambda square. It is two order square matrix, so its characteristic equation will be quadratic, that is of degree 2, lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A is equal to 0. क्योंकि इसमें टू ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर होंगे ही नहीं, खुद यही अकेला होगा, तो वही हमने यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आ गया. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एंड दैट मैट्रिक्स इज 5 4 1 2, देन its characteristic equation will be lambda square minus trace of A. Trace of A means the sum of the diagonal elements 5 plus 2 that is equal to 7 lambda plus determinant of A. Its determinant is 5 into 2 minus 1 into 4 that is equal to 6 and that is equal to 0. So this formula is very easy to find the characteristic roots or characteristic equation of a given matrices, and it is very useful to find the characteristic equation for 3 by 3 order matrix and 2 by 2 order matrix. One more thing is for this formula. This formula gives us important relations between the elements of square matrix and its eigen values. For example, if we take the characteristic equation for order 3 square matrix, that is this lambda cube minus trace of this and so on, then we see that there will be 3 roots of this equation. That is, this equation has 3 eigenvalues, and those eigenvalues are nothing but the roots of this characteristic equation 1. You may say, let lambda 1, lambda 2, lambda 3 be 3 eigenvalue of A, of this matrix A. Then what you see, this lambda 1, lambda 2, lambda 3 are nothing but the roots of this equation, and then you see, then thus if lambda 1, lambda 2, lambda 3 are eigenvalues, then lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the roots of this equation, and we know about the root of this equation that the sum of the root alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Similarly, its roots are lambda 1, lambda 2, lambda 3. So lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to minus b upon a. Minus b, b means trace of a with negative sign, or upon a means 1. So lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to trace of a. And lambda 1, lambda 2, lambda 3, that is the product of the roots. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, that is alpha beta gamma. Alpha into beta, alpha beta gamma is equal to minus d upon a. Minus d upon a. Therefore, d, what is d? Minus determinant of a. A is 1. So lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to minus of minus determinant of a upon 1. So lambda 1, lambda 2, lambda 3 is equal to determinant of a. And also for two order square matrix, you see, this is the characteristic equation of two order square matrix. Let
lambda 1 and lambda 2 be to its roots, that is lambda 1 and lambda 2 are to its eigenvalues, then lambda 1 plus lambda 2 is equal to, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus minus plus, that is equal to trace of a. Similarly, lambda 1 lambda 2 is equal to c upon a, that is determinant of a. So therefore we conclude that the sum of the eigenvalues of a matrix is equal to trace of that matrix, and the product of the roots of the matrix is equal to determinant of that matrix. Now these two relations are very important, which gives us a good information about the relation between eigenvalues and matrix. For example, यदि हमसे पूछा जाए कि वी हैव अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप देखते हैं डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू 0, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या हो जाएगा आपके पास में 0, सो इधर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ कि उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर क्या होगी 0. तो सिंगुलर मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू कम से कम क्या होगी 0. इसी तरह से हम दूसरे शब्दों में कहें कि यदि किसी की एक आइगन वैल्यू 0 है, कोई भी एक आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की 0 है, तो उनके आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर 0, और तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपके पास में 0. तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स. इस तरह से हम इन रिलेशंस को यूज करके हम आइगन वैल्यूज में और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बीच में काफ़ी कुछ आंसर जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स है, उसकी एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू 2 है, तो उसकी थर्ड आइगन वैल्यू निकालिए, और मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमको 2 4 5. तो अब हम कैसे करेंगे, आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 हमको फाइंड आउट करनी है, और डायगोनल एलिमेंट ये हैं. तो अब हम इसको कैसे निकालें, तो देखो ये यहीं से आप इसको पता कर सकते हो. आप जानते हो कि आइगन वैल्यूज़ का सम जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होता है. तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स का सम 2 प्लस 4 प्लस 5. यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू 1 रखी है आपने, और ये लैम्डा 2 की वैल्यू 2 रखी, प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 5, और आपने लैम्डा 3 की वैल्यू निकाली. तो ये आ गई आपके पास में 8. तो इस तरह से आप देखते हो कि हम इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है लैम्डा, यदि हम इससे ये जो हमने इक्वेशन लिखी है आपकी आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है डायरेक्टली, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम बहुत कुछ आइगन वैल्यूज़ और मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन को देख सकते हैं. तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट उसकी आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जा सकती है. ये भी एक मेथड आप सीख सकते हैं. एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.